नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर की सीरीज़ भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है। तो आज अपन देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, ठीक है। और अगर आपने संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लें। देखो, हिंदी तो चली रही है अपनी, और इसके साथ साथ कंप्यूटर की हम सीरीज़ लेकर आपके लिए आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं कंप्यूटर से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन सारे जो है टॉपिक यहाँ पर कंप्यूटर के भी कवर करेंगे। तो बेसिक्स मैंने बताया है कि बेसिक्स में बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ और बेसिक से ही स्टार्ट करवाता हूँ चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि नए बच्चे भी जो जुड़ेंगे हमसे तो वो उनको भी बहुत हेल्पफुल रहेगा और उनको भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे और एग्ज़ाम में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, है ना। और उसके पहले वाली वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको कंप्यूटर का इतिहास बताया था और जिसमें कई सारी चीज़ें से मैंने आप लोगों को बताई थी, तो आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। अब अपन बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, मतलब कि कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि कंप्यूटर के विकास में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, कंप्यूटर के विकास में काफ़ी तेज़ी आई, जिससे आकार एवं उसके परिवर्तन में क्या हुआ, बहुत सारे परिवर्तन हुए। आकार एवं प्रकार में कई सारे परिवर्तन हुए। अब जैसे क्या हुआ कि जैसे सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य का क्या हुआ कि जैसे विकास हुआ, ठीक है, कई सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ, वैसे कंप्यूटर का विकास भी कई पीढ़ी दर चला आ रहा है। जैसे उसकी 5 जनरेशन है, हम सारी 5 जनरेशन के ऊपर आज उस पर बात करें। अभी तक कंप्यूटर की टोटल कितनी 5 पीढ़ियाँ, 5 जनरेशन आ चुकी हैं, एवं प्रत्येक पीढ़ी की कुछ ना कुछ विशेषताएं और कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं, ठीक है। तो अपन एक एक करके सविस्तार तरीके से जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बताऊंगा। तो अपन एक एक करके सविस्तार तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, अपन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, तो प्रथम पीढ़ी जो थी आपकी फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कई सारी चीज़ें थी। देखो, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। देखो, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में काफ़ी सारे बड़े भी हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे, इसलिए एयर कंडीशन की ज़रूरत उनको पड़ती थी। अपन सविस्तार तरीके से अपन को इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसका जो विकास हुआ, देखो इसका जो विकास हुआ वो हुआ है आपका 1940, 1940 से लेकर 1956 तक। मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड था, इसका जो विकास हुआ था वह 1940 से लगाकर 1956 तक जो इसका समय था, कार्यकाल था, ठीक है, ये माना जाता है। अब देखो, इसमें क्या था कि इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आपके वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। देखो, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, तो किस पर आधारित थे, वैक्यूम ट्यूब पर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। अब ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होने के कारण क्या था कि जो इनका आकार था, इनका जो आकार था वह बहुत बड़ा हुआ करता था। इनका आकार काफ़ी बड़ा था। बड़े होने के साथ साथ ही वैक्यूम ट्यूब के कारण इसमें कई सारी गर्मी, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये गर्मी पैदा करते थे, ठीक है। क्या करते थे, देखो, एक तो आकार बड़ा था और ये बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे और वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। अब गर्मी पैदा चूंकि करते थे तो उस समय गर्मी पैदा करने के कारण एयर कंडीशन की आवश्यकता पड़ी, मतलब कि इसमें एयर कंडीशन की अनिवार्यता थी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये गर्मी पैदा करते थे, ठीक है, और आकार में भी बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ करता था, गर्मी पैदा करते थे, इसलिए इसमें क्या है कि एयर कंडीशन की आवश्यकता को देखा गया। अब अगर अपन बात करें तो ये मूल्य और तुलनात्मक जो इसका जो मूल्य था, अगर अपन मूल्य की बात करें तो ये तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। तुलनात्मक दृष्टि से ये काफ़ी सारे जो है इनका जो मूल्य हुआ करता था बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब कुछ कंप्यूटर की अपन बात करते हैं, पहली पीढ़ी की अगर अपन बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ऐसे कौन कौन से थे। देखो, एक तो क्या था, क्या एनियक था आपका, जो कंप्यूटर थे, जो आपके प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे,
तो इसके अंदर एक तो था आपका एनियक, यूनिवेक, IBM, IBM 701, IBM 650। तो ये जो कंप्यूटर थे ना, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के। क्या था आपके? फर्स्ट जनरेशन के ये कंप्यूटर थे। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें मार्क 2, मार्क 3, तो ये जो कंप्यूटर थे ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रथम जनरेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक तो इसका जो विकास था वह 1940 से 1956 के बीच में था। फिर ये क्या था कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। क्वेश्चन बनाता है कि भाई जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वे किस पर आधारित थे, तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। अब वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होने के कारण इसमें क्या था कि आपका एक तो ये आकार में बहुत बड़े थे, गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा करते थे। अब गर्मी थी तो इंजन मतलब कि जो गर्मी थी तो इसमें क्या था कि इसको एयर कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ी, तो AC की आवश्यकता इसमें ज़रूर से अनिवार्य थी। अब तुलनात्मक दृष्टि से अगर अपन देखें तो ये काफ़ी आकार में बड़े तो हुआ करते थे, लेकिन महंगे भी बहुत हुआ करते थे। अब ठीक है, ये था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आपका थोड़ा सा फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसका थोड़ा सा ऑल ओवर व्यू था। अब इसमें देखो कौन कौन से कंप्यूटर अगर आपसे क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ सकता है कि जैसे एनियाक या यूनिवेक कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे, या IBM 701 या IBM 650 जो था वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पर बना सकता है ना। अपन बात करते हैं अब दूसरी पीढ़ी पे, अपन चलते हैं सेकंड जनरेशन पर। तो हमारे द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, सेकेंड जनरेशन है ना, इसमें देखो क्या क्या था मैं आप लोगों को बताता हूं। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनका जो विकास हुआ था वो हुआ था आपका देखो 1956 से लगाकर 1963 तक। 1956 से 1963 तक इसका विकास हुआ। अब ये थे आपके ट्रांजिस्टर के आधारित, मतलब कि ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। पहले किस चीज़ पर आधारित थे? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। जबकि सेकेंड पीढ़ी के जनरेशन की अपन बात करें तो ये ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। अब अमेरिका की बेल लेबोरेटरीज जो थी, बेल लेबोरेटरीज ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ठीक है, तो इसी के आविष्कार के कारण ही आपके वैक्यूम ट्यूब की महत्वता बिल्कुल कम हो गई। और जब से ही सेकेंड पीढ़ी संपर्क में आई तो सेकेंड पीढ़ी जो थी वो आपकी किस पर आधारित थी? वो थी आपकी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। तो ठीक है, तो ये जो आपका इसका विकास हुआ, इसका जो विकास हुआ आपका, इसका कार्यकाल माना जाता है 1956 से लगाकर 1963 के बीच में इसका आविष्कार, मतलब कि जो है टाइम पीरियड माना जाता है। अब देखो 1956 से लेकर 1963 के बाद अगर अपन बात करें तो ये ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। क्या थे? ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। ठीक है, और ट्रांजिस्टर पर आधारित थे तो अमेरिका की जो कंपनी थी कि बेल लेबोरेटरी, जो थी उसने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ठीक है, बेल लेबोरेटरी द्वारा ट्रांजिस्टर बनाए गए थे। ठीक है, अब इसी की खोज के साथ साथ क्या हुआ कि भाई जो सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें जो है जो आपकी द्वितीय पीढ़ी थी, द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर के की खोज के साथ क्या हुई? अस्तित्व में आई। क्या हुई? अस्तित्व में आई। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या था आपका? ठीक है, अस्तित्व में आई। अब इसके अंतर्गत क्या था कि इस पीढ़ी का हमने जो है कार्यकाल देखा। अब इसके अंतर्गत देखो क्या था, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे ना वो उनकी तुलना में आकार में थोड़े कम हुआ करते थे। ठीक है, उनकी तुलना में आकार में थोड़े छोटे हुआ करते थे। और प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर थे उनसे कम गर्मी पैदा करते थे, लेकिन इसमें भी AC की अनिवार्यता थी। गर्मी तो पैदा करते थे और आकार में भी उनसे छोटे थे, लेकिन क्या था कि गर्मी ज़्यादा पैदा होने के कारण इसमें भी AC की महत्वता को देखा गया, एयर कंडीशन की आवश्यकता इसमें पड़ी। देखो क्या था कि भाई एक तो आकार में जो है प्रथम पीढ़ी जो थी आपकी
से थोड़े छोटे थे। नंबर 2 की बात करें भाई, गर्मी थोड़ी सी कम पैदा होती थी। थोड़ी कम पैदा करते थे, ठीक है। नंबर 3, एसी की आवश्यकता थी, एसी की अनिवार्यता थी इसमें भी। क्या थी इसमें? एसी की अनिवार्यता थी, ठीक है। अब एसी की अनिवार्यता थी और इस जो सेकेंड पीढ़ी का जो हमारा कंप्यूटर था, ठीक है, सेकेंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह कौन सा मुख्य कंप्यूटर था? सेकेंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह था आपका IBM 1401, ठीक है। IBM 1401 था वह प्रथम जो है सेकेंड पीढ़ी का सबसे मुख्य कंप्यूटर था, है ना। और इसके जो सेकेंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुए थे उनकी उपयोगिता क्या थी? तो इनका जो उपयोग था, इनकी जो उपयोगिता थी, इनकी उपयोगिता वैज्ञानिक कार्यों में की जाती थी। वैज्ञानिक कार्यों में क्या था? इसका उपयोग किया जाता था मुख्यतः। बाद में फिर इसका उपयोग व्यापारिक कार्यों में किया जाने लगा, व्यापारिक कार्यों में किया जाने लगा, ठीक है। तो इसकी उपयोगिता क्या थी कि पहले इसका कार्य जो था, इसका जो उपयोगिता थी वह पहले इसमें वैज्ञानिक कार्यों में इसका उपयोग किया गया था। दूसरी की अगर अपन बात करें तो व्यापारिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया गया। तो सेकेंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो पहली पीढ़ी की जनरेशन से थोड़ा सा अच्छे थे, लेकिन उसमें कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। बस ये था कि उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि उस समय जो है अमेरिका की बेल लेबोरेटरीज द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इसमें क्या किया गया कि वैक्यूम ट्यूब की जगह आपका ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग किया जाने लगा। इससे थोड़ा सा आकार में भी परिवर्तन हुआ, घर में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इसमें इनपुट और आउटपुट की सुविधा भी क्या थी? इसमें इनपुट और आउटपुट की सुविधा भी हुई। एक और आपका जो पॉइंट था इसमें इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट की भी सरलता थी इसके अंतर्गत। और इसमें डेटा स्टोरेज एवं परिणाम प्राप्त करना, इसमें डेटा स्टोरेज एवं परिणाम प्राप्त करना सरल था। आई बात समझ में? देखो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस की इसके अंतर्गत। एक तो ट्रांजिस्टर था, गर्मी कम पैदा करते थे, और फिर क्या करते थे कि भाई इसमें आकार में थोड़ा सा परिवर्तन था। और इसके अंतर्गत इसका जो उपयोगिता थी, इसकी उपयोगिता वैज्ञानिक कार्यों में और व्यापारिक कार्यों में भी हुई। इसका जो मुख्य कंप्यूटर था वो IBM 1401 था, और इनपुट और आउटपुट की सुविधा भी थी। और इसलिए क्या था कि भाई स्टोरेज और डाटा स्टोरेज करना और परिणाम प्राप्त करना इसमें बेहद सरल थे। तो ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ठीक है। देखो थर्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे हमारे, थर्ड पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर थे, तीसरी पीढ़ी के, तो ये आपके 1946 से लगाकर, कब से लगाकर? 1946, सॉरी 1964 से लगाकर आपके 1964 से लगाकर 1971 तक का जो टाइम पीरियड था वो, तो 1964 से लगाकर 1971 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। और ये जो थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह इंटीग्रेटेड सर्किट के आधार पर जो है आधारित थे। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि एकीकृत परिपथ पर आधारित थे, ठीक है। तो थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या किया गया भाई, एक जो है इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि एक चिप का जो है प्रयोग किए जाने लगा। आई बात समझ में? मतलब कि एक तो क्या था कि 1964 से लेकर 1971 तक का इसका समय माना जाता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थे। एक ही चिप पर, पहले देखो सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ था कि ट्रांजिस्टर आ गया था। अब इसमें एक ही चिप पर
कई परिपथ, ठीक है, एक ही चिप पर कई परिपथ मतलब कि एक ही चिप पर कई ट्रांजिस्टर लगे हुए होते थे। भाई तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वह इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थे और एकीकृत होने के कारण क्या था कि भाई एक ही चिप पर कई सारे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जा सकता था और आकार में क्या थे, आकार में थोड़े छोटे थे और विश्वसनीयता में अधिक थे और तेजी से काम भी करते थे। यह एक सेकेंड में लाखों की संख्याओं को जोड़ने और घटाने का जो है कार्य कर सकते थे। ये इसमें इतनी तेजी आप आ चुकी थी। देखो क्या था कि एक तो आकार में थोड़े छोटे थे, आकार में छोटे थे, गति में तेज थे, गति में तेज थे, आकार में छोटे थे, गति में तेज थे और लाखों एक सेकंड में लाखों संख्याओं को जोड़ने घटाने की क्रिया कर सकते थे, घटाने की क्रिया कर सकते थे। तो इतनी तेजी तो आ चुकी थी, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट से आकार में थोड़ा सा इनमें परिवर्तन हुआ था कि आकार में छोटे हुए थे और गति में तेज हो गए थे और विश्वसनीयता में और अधिक हो गए थे और एक सेकेंड में लाखों की संख्याओं को जोड़ने घटाने की क्रिया ये आराम से कर सकते थे। अब इस पीढ़ी में क्या हुआ कि एक और चेंजेस, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ कि बाहरी संसाधन जो थे आपके, बाहरी संसाधन जैसे टेप और डिस्क आदि का जो है प्रयोग इसमें किया जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो एक तो बाहरी संसाधन टेप और डिस्क का भी आविष्कार हुआ जिससे कि डाटा को बहुत अच्छी तरीके से इनपुट किया जा सकता था। बाहरी संसाधनों का भी प्रयोग हुआ कि भाई टेप आ गया और डिस्क आ गई, जिससे जिससे काफी सारी सुविधाएं हुआ और इसी कारण कंप्यूटर में एक साथ अनेक प्रोग्राम चलाना संभव हुआ। क्या हुआ, एक साथ अनेक प्रोग्राम चलाना संभव हुआ। अब इसी के कारण क्या हुआ कि भाई जो है, इसी कारण ये छोटे होने के कारण इनका प्रयोग कंपनी में, इनका प्रयोग किसमें हुआ भाई, इसकी जो उपयोगिता, जैसे पिछली बार क्या हुआ था मैंने आप लोगों को बताया था, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैज्ञानिक कार्यों और व्यापारिक कार्यों में इसकी उपयोगिता सिद्ध हुई। वैसे इनका आकार छोटे होने के कारण अब इनका जो इनकी उपयोगिता सरकारी कार्यालयों में इनको लगाया गया है ना, कंपनीज में, निजी कंपनियों में, निजी कंपनी में भी इनका प्रयोग किया गया। तो इनकी उपयोगिता काफी सिद्ध हुई क्योंकि अब ये आकार में छोटे हो गए थे और गति में तेज हो गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट की ये उपलब्धता थी कि इनको आकार में छोटा किया गया और तेजी में इनको और अधिक बढ़ाया गया। इसी कारण से क्या हुआ कि इनकी उपयोगिता के कारण अब सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी जो है आपके कार्यालयों में और निजी कंपनियों में इनका उपयोग सिद्ध हुआ, ठीक है। अब इसके जो प्रमुख कंप्यूटर थे देखो वो कौन कौन से थे। आईबीएम की अगर अपन बात करें तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन से हुए, आईबीएम के अंतर्गत देखो 360, 370 देखो आईबीएम 360, 370 की अगर अपन बात करें, फिर सीडीएस 300, ये ऐसे कंप्यूटर थे जो थर्ड जनरेशन की कैटेगरी के अंतर्गत आते थे। वैसे अगर अपन बात करें हेलीबेल भी जो है आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, ठीक है। हेलीबेल 6000, ये क्या था आपका थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। जैसे कि अगर अपन बात करें पीडीपी, तो ऐसे कंप्यूटर सारे थर्ड जनरेशन के थे। तो थर्ड जनरेशन में अपन ने क्या क्या देखा, देखो एक तो अपन ने इंटीग्रेटेड सर्किट देखा, ठीक है, जिसमें कई सारे ट्रांजिस्टर, उस पर 5-6 हजार आराम से ट्रांजिस्टर का जिसपे लगे हुए थे, तो एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट पर लगे हुए थे। इसके कारण आकार में परिवर्तन हुआ, गति में तेजी आई, है ना, और एक सेकंड में कई लाखों की जोड़ना घटाने वाली क्रियाओं को ये करने लग गए थे। उसके बाद बाहरी संसाधनों का भी आविष्कार हो गया था भाई, टेप आ गई थी, उसके बाद डिस्क आ गई थी
और फिर इसके कारण क्या होता है, कई अनेक प्रोग्रामों को एक साथ चलाना इसमें संभव हो सका। इसी कारण आकार में और गति में परिवर्तन होने के कारण सरकारी कार्यालयों में और निजी कंपनीज में इनका बहुत सारी उपयोगिता सिद्ध हुई। तो ये थे आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, देखो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कार्यकाल था, मतलब कि जो विकास था, वह 1971 से लगाकर वर्तमान समय तक माना जाता है। 1971 से क्या था कि आपका 1971 से वर्तमान समय तक का जो समय अभी तक का जो समय चला रहा है वह चौथी पीढ़ी का ही समय। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि अब सिलिकॉन की जो चिप थी, सिलिकॉन की चिप का प्रयोग किया जाने लगा, जिसपे एक ही सिलिकॉन की चिप पर कई परिपथ क्या थे, लगाए जा सकते थे। मतलब कि अगर अपन बात करें, एक माइक्रो चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते थे, हजारों ट्रांजिस्टर इसमें लगाए गए, और इनका उपयोग करने वाले जो कंप्यूटर होते थे उनको अपन ने क्या कहा, माइक्रो कंप्यूटर कहा। ठीक है, इनका उपयोग करने वाले जो कंप्यूटर हैं, इनका जो अपन उपयोग करते हैं उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इसी के तहत इनका आकार बेहद छोटा हो गया। एक तो इनके आकार में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, क्योंकि एक ही सिलिकॉन की चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगा दिए गए, उससे आकार में भी परिवर्तन हुआ और गति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। और ये इनके आकार की अगर हम बात करें तो ये इतने आकार में छोटे हो गए थे कि जैसे कि अपन बात करें एक मेज पर भी रखे जा सकते थे। आप समझते हो ना, मेज पर रखे जाने वाले कंप्यूटर को डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक है, तो पहले डेस्कटॉप ही आए थे जिनको एक मेज पर रखकर चलाया जाता था। ठीक है, तो ये इनके आकार में काफी परिवर्तन हुआ और मेज पर रखे जा सकते थे। और बिजली की जो खपत थी बहुत कम मात्रा में होती थी, इनके कारण बिजली की जो खपत होती थी काफी कम मात्रा में हुआ करती थी, और सामान्य लोग इसे खरीद सकते थे। जैसे कि सामान्य लोग की अगर अपन बात करें तो भाई नॉर्मल व्यक्ति भी इसे खरीद सकता था। जैसे कि डेस्कटॉप थे कई सारे, जब ये प्रचलन में आए तो कई सारे डेस्कटॉपों की बिक्री हुई। आई बात समझ में? तो आकार में छोटे थे, मेज पर रखे जा सकते थे, सामान्य लोग व्यक्ति इसे खरीद सकते थे, और इन्हें जो सामान्य लोग इसे खरीद सकते थे वह व्यक्ति क्या करता था, इन कंप्यूटर को पीसी मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर के नाम से इन्हें जाना गया। तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, देखो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे आपके फोर्थ जनरेशन के, ठीक है, 1971 से लगाकर 1971 से लगाकर वर्तमान समय था इनका। और इसमें क्या किया गया, सिलिकॉन की चिप का प्रयोग किया गया, सिलिकॉन की चिप का प्रयोग किया गया। कई परिपथ लगे हुए होते थे इस पे। ठीक है, एक सिलिकॉन की चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, हजारों ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। तो इनका जो आकार था बेहद छोटा था। गति तीव्र थी इनकी, गति इनकी तीव्र थी। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर इन्हें कहा गया। है ना, माइक्रो कंप्यूटर इनको कहा गया। सामान्य लोग इसे खरीद सकते थे। सामान्य लोग इसे आराम से खरीद सकते थे और इसे डेस्कटॉप कहा जाता था। तो ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। आई बात समझ में? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे जो वर्तमान समय में भी आज भी प्रचलन में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की। तो ये परिवर्तन थे, ये सारे परिवर्तन थे। जैसे कि मानव की सभ्यता में परिवर्तन हुआ, वैसे कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, कंप्यूटर के विकास में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन हुआ। पहले के जो कंप्यूटर थे, अगर अपन फर्स्ट जनरेशन में अपन देखे तो ये काफी सारे बड़े, मतलब कि बहुत बहुत आकार के बड़े, इनका आकार इतना विशाल हुआ करता था कि ये एक एक कमरे बराबर के हुआ करते थे। तो एक कमरे से लेकर एक मेज तक का जो सफर तय किया गया उसमें कई सारे परिवर्तन हमने देखे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब हमने देखा, ट्रांजिस्टर हमने देखा, फिर उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड सर्किट देखा, उसके बाद हमने सिलिकॉन की चिप देखी। इसमें ये सारे क्या थे, इन पर आधारित थे। तो ये जो परिवर्तन हुए, तो इनके कारण कि वो आकार में और गति में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो एक कमरे बराबर से लेकर एक आपके डेस्कटॉप पर तक समेटने वाली जो चीजों के परिवर्तन हुए, तो उसमें बहुत सारी चीजों का परिवर्तन हुआ।
अब देखो पांचवी जो पीढ़ी है हमारी भाई, पांचवी पीढ़ी का उपयोग भविष्य में होने वाले, भविष्य में प्रयोग होने वाले जो कंप्यूटर होंगे इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पांचवी पीढ़ी में मतलब कि भविष्य में प्रयोग होने वाले जो कंप्यूटर है इन्हीं इसी पांचवी जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। देखो क्या, तो इस पीढ़ी में कंप्यूटर में जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के आधार पर, प्रणाली के आधार पर होंगे। और आज अपन अगर देखते हैं तो इसमें आपका जो है वॉइस इंटीग्रेशन, मतलब कि वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के आधार पर ये वर्क करेंगे। देखो किस तरीके से वर्क करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पांचवी पीढ़ी की जो कंप्यूटर है वो देखो किस तरीके से होते हैं। आज अगर आप एक टीवी भी खरीद के लेकर आते हो, जैसे कि आप कोई टीवी भी खरीद के लेते हो, तो आज का जो रिमोट आता है टीवी का, वो क्या आता है आपका वॉइस रिकॉग्निशन के आधार पर ही आता है। कि अगर आपको उस पर कुछ सर्च करना है तो आप रिमोट से लिखोगे नहीं, लेकिन आप वॉइस के आधार पर बोलकर उसको ये निर्देश दे सकते हो। तो उस निर्देश को पढ़कर वो सारी चीजों को डिफाइन कर लेता है कि उसने, यूजर ने क्या कहा। ठीक है, तो यूजर जो कहना चाहता है वॉइस रिकॉग्निशन के आधार पर वह क्या आधारित हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें मोबाइल अगर आप लेते हो, तो मोबाइल में भी अगर आपको कोई चीज टाइप करनी तो आप हाथ से भी टाइप कर सकते हो और वॉइस रिकॉग्निशन के आधार पर भी उसको टाइप कर सकते हो। तो ये जो कंप्यूटर का दौर था, ये जो कंप्यूटर का दौर था, जो एक कमरे से लेकर एक हाथ तक में सीमित होने वाले, एक हाथ तक में समाने वाले जो कंप्यूटर, तो ये जो विकास हुआ है कंप्यूटर का, ये बेहद शानदार टेक्नोलॉजी के आधार पर हुआ है। आज अगर अपन देखते हैं तो हम मोबाइल हो, पाम टॉप हो, लैपटॉप हो, तो ये एक ऐसी चीजें जो आपके हाथ की हथेली तक सीमित रह गई हैं। और भी इनमें कई सारी चीजों का, और सारी कई सी चीजों का, टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है। अब ऐसा विकास किया जा रहा है, मानव मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही मैंने बताया कि इनका विकास हुआ। अब मानव क्या कर रहा है, कई कई बड़े बड़े साइंटिस्टों का ये कहना है कि अब हम एक ऐसा कंप्यूटर विकसित करेंगे जिसपे आप वॉइस के आधार पर उससे काम करवा सकते हो, और उसकी वॉइस के आधार पर क्या करेगा, वो काम करेगा और निर्देशों को सुनेगा, और सुनने के बाद उसको आपको जवाब देगा। तो मतलब कि फेस टू फेस, आपको फेस टू फेस बात करके एक ऐसी मशीन को विकास किया जा रहा है जो फेस टू फेस बातों को सुनकर आपके काम को बेहद सरल करने का कार्य करेगी। तो ये जो विकास हुआ है कंप्यूटर का, है ना, तो ये आज अपन ने देखा जो पहली पीढ़ी से लगाकर पांचवी पीढ़ी तक हुआ है ना। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, अब अपन को क्या पढ़ना है, अब अपन को पढ़ना है कि भारत में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। अभी तक तो अपन ने इतिहास पढ़ा, कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ी हैं अपन ने। अब अपन देखेंगे कि भाई भारत में क्या चीजें थी, भारत में किस तरीके से जो है कंप्यूटर का विकास हुआ, और भारत में किस तरीके से कंप्यूटर का विकास होने के बाद अब क्या स्थिति है। ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अपन कंप्यूटर की डिस्कस करेंगे कि भाई अब कौन कौन से कंप्यूटर आप जो है आजकल भारत के अंदर अवेलेबल है, और बहुत सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे, और कई सारी अपन ऐसी चीजें भी देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटल होंगी, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और यही कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंप्यूटर की भी एक पूरी सीरीज चली आ रही है और ये रेगुलर ही चलेगी। तो आप बिल्कुल संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप हमें संपूर्ण एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।